हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग ने एटॉमिक रेडियस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था। क्या बोला था? किसी भी एटम का रेडियस हम लोग ऐसे मेजर नहीं कर सकते बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज स्टिल इन्फिनिटी। इन्फिनिटी भी थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी देखा जाता है। तो हम लोगों ने सबसे फर्स्ट पार्ट पढ़ा कि कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या था कि व्हेन दे आर बॉन्डेड बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो चलो मैं फिर से लिख देता हूँ कि एटॉमिक रेडियस को हम लोगों ने किसमें डिफाइन किया? सबसे पहले कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वॉन्डरवॉल रेडियस और लास्ट में आयनिक रेडियस। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या बोला कि अगर मुझे किसी भी का रेडियस निकालना है तो मैं क्या बोलूंगा? जैसे सबसे पहले पॉइंट्स देखें, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा जाए। अब मैं सबको एक साथ कंक्लूड कर रहा हूं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर तुमसे बोला जाए तो इन कोवेलेंट बॉन्ड्स तुम्हारा कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे बिटवीन टू एटम्स। जैसे हमने Cl2 का देखा, दो Cl मॉलिक्यूल्स थे, एक Cl ये, एक Cl ये दो न्यूक्लियस मान लो, इनके बीच का सेंटर ये D है। तो तुम्हारा रेडियस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? D/2। ये तुम्हारा होमो एटॉमिक के लिए था, ठीक है। और एक केस हम लोगों ने और बोला, कौन सा? हेट्रो एटॉमिक का। हेट्रो एटॉमिक का हम लोगों ने क्या फॉर्मूला बताया? हेट्रो एटॉमिक का फॉर्मूला था कि डी, अगर दो एटम से ए बी हैं तो आर ए बी इज इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी। क्लियर है? आया समझ में? नेक्स्ट आता है तुम्हारा मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कौन सा होगा जिसमें तुम्हारा कौन से बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे? मेटालिक बॉन्ड्स, ठीक है। और मेटालिक बॉन्ड्स का जैसे एग्जांपल लिया कॉपर, ठीक है। तुमसे एग्जांपल लिया गया कॉपर। अब दो कॉपर एटम्स, कॉपर क्या है? तुम्हारा मेटल है। तो दो कॉपर एटम्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होगा? मेटालिक बॉन्ड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है। तो फिर से हमारा मेथड वही है, क्या करेंगे कि दो कॉपर एटम्स को अगल बगल रखा और वो आपस में पास कैसे आएंगे? इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से? मेटालिक बॉन्ड्स। और अगल बगल रखा और क्या नापा? इनके बीच के, इनके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस नापा, डी। तो तुम्हारा आर मेटालिक क्या हो जाएगा? आर मेटालिक इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? डी/। क्लियर है? सेम मेथड तुम्हारा रेडियस अपनाने का या रेडियस निकालने का मेथड सेम है दोनों केस में। डिफरेंस क्या आ रहा है यहाँ? कोवेलेंट बॉन्ड्स से या मेटालिक बॉन्ड्स आ रहा है? वो डिपेंड करेगा किस चीज को ले रहे हैं। जैसे Cl एक नॉन मेटल था, दो नॉन मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बना? तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड। दो मेटल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। वॉन्डरवॉल, दे आर वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनके बारे में अगर तुम्हें अभी ज्यादा नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वॉन्डरवॉल फोर्सेस कौन से होते हैं, ठीक है। आया समझ में? तो जैसे मान लो एग्जांपल, अगर मान लो लिए जैसे एक इनर्ट गैस ले ली, नियोन। अब नियोन एक इनर्ट गैस है, इनके मॉलिक्यूल्स ना ही आपस में कोवेलेंट बॉन्ड, कोई बॉन्ड ही नहीं फॉर्म कर सकते, ये बस आपस में वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से, बस बहुत हल्का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में होगा, कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इनर्ट है। हमने बोला इनर्ट कैन नॉट फॉर्म एनी बॉन्ड्स। इनके बीच में हल्के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे। और फिर से मेथड सही कि इनको जितना मैक्सिमम पास ला सकते हो उतना लाओ। और आर तुम्हारा क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स डिवाइडेड बाय। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और लास्ट में आता है तुम्हारा आयनिक रेडियस। दिस इज रेडियस ऑफ अनायंस। इसको हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। जब हम लोग आयंस का रेडियस पढ़ेंगे तो इसको अलग से कवर करेंगे, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट लिख लेना, इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस, इन कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस the two atoms are made as close as possible, are made as close as possible, ब्रैकेट में लिख लेना, it will depend on forces of attraction, ब्रैकेट में it will depend on forces of attraction between, it will depend on forces of attraction between the two atoms.
वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कौन से हैं? कोवेलेंट है, मेटालिक और वॉन डेर वाल्स, ठीक है। आया समझ? इट विल डिपेंड ऑन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। नाउ the distance between the nucleus, now the distance between the two nucleus, now the distance between the two nucleus is calculated, now the distance between two nucleus is calculated, and atomic radius is half of that distance, and atomic radius is half of that distance. क्लियर है? समझ में आया? ठीक है। अब तुमसे अगर बोला जाए कि हमने क्या बोला कि दो एटम्स को जितना पास ला सकते हो उतना ला रहे हो, और दो एटम्स कितना पास आएंगे किस पे डिपेंड करेगा? तुम्हारा उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने ज्यादा है। तो ये मैं बोल सकता हूं, अगर मैं कोवेलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस और वॉन डेर वाल रेडियस में कंपेयर करना चाहूं कि इनमें से कौन सा ज्यादा होगा, तो ये बताओ। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल ले लिया एक कोवेलेंट का, ये मेटालिक और ये, ठीक है। तो देखो तीनों में एटम्स मैक्सिमम पास आने की कोशिश कर रहे हैं। कितना ज्यादा पास आएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगे, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होंगे, तो ये बोला जा सकता है कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? जितने ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उतने पास में आ जाएंगे, उतने पास में आ जाएंगे तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्लियर है? और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस अगर कम हो गया तो मैं एटॉमिक रेडियस क्या डिफाइन करता हूं? एटॉमिक रेडियस इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या आता है? d/2, where this d is distance between nucleus, और डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस अगर कम हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? तो इसमें जो ऑर्डर आता है वो क्या आता है? सबसे बड़ा होता है वॉन डेर वाल, फिर होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे कम क्या होता है? कोवेलेंट रेडियस। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, ये सबसे वीक होते हैं। तो वीक होते हैं तो मॉलिक्यूल्स देखो कम पास आ पाए। फिर तुम्हारे क्या है? मेटालिक थोड़े स्ट्रॉन्ग, तो मॉलिक्यूल्स थोड़े से पास आ पाए, लेकिन सबसे ज्यादा पास किसमें आ गए? इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट में लग रहा है, तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। तो ये ऑर्डर ध्यान रखना कि तुम्हारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट में, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अगर होंगे तो कोवेलेंट रेडियस सबसे कम, सबसे वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वॉन डेर वाल में, और वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है हेंस उसका रेडियस। ठीक है, तो ये पॉइंट सबसे पहले लिखो, इसको लिखने से पहले। मोर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मोर द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन between, more the forces of attraction between two atoms, more the forces of attraction between two atoms, less is the distance between nucleus, less is the distance between nucleus, hence less is the radius, less is the atomic radius। फिर ये पॉइंट लिख लेना, फिर ये वाला ऊपर वाला पॉइंट लिखना, ठीक है, ये वाला लिख लेना। फिर लिखना इसके बाद वॉन डेर वाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट, वॉन डेर वाल फोर्सेस आर द वीकेस्ट, while covalent, in case of covalent bonds forces of attraction are large, in case of covalent bonds forces of attraction are large। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर्स
affecting atomic radius। ठीक है, तो इसमें सबसे फर्स्ट जो फैक्टर आता है वो हम देखेंगे जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव क्या होता था? इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता था कि नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। एक इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट को माइनस करने के बाद जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बचता था उसको हम लोग क्या बोलते थे? इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं ये बोल सकता हूं कि Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा, तो Z इफेक्टिव अगर बढ़ेगा तो मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है मतलब न्यूक्लियस उसको अपने ज्यादा पास में रखेगा। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है मतलब ज्यादा पास में रखेगा, और ज्यादा पास में रखेगा तो ये मैं बोल सकता हूं कि नहीं, अगर पास में रख रहा है देन एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? अगर Z इफेक्टिव बढ़ता है, Z इफेक्टिव बढ़ता है मतलब इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने ज्यादा पास में रखेगा, और ज्यादा पास में रखेगा देन एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। क्लियर है? नेक्स्ट, अब देखो इसी से रिलेट करते हैं। सिग्मा शील्डिंग कांस्टेंट, या शील्डिंग कांस्टेंट किसको रिप्रेजेंट करता था? शील्डिंग इफेक्ट को। तो ये बताओ, अगर सिग्मा बढ़ेगा तो Z इफेक्टिव कम हो जाएगा। Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है? Z माइनस सिग्मा। अगर सिग्मा बढ़ा तो Z इफेक्टिव कम हो गया, और Z इफेक्टिव अगर कम हो जाएगा तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? इंक्रीज होगा। अभी हमने पढ़ा कि Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। तो अगर सिग्मा बढ़ने से Z इफेक्टिव कम हो रहा है तो Z इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगा? क्लियर है? नेक्स्ट, अगर तुमसे बोला जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है, नेक्स्ट अगर तुमसे बोला जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n क्या डिपिक्ट करता था? n तुम्हारा क्या डिपिक्ट करता था? ऑर्बिट। आया समझ में? n क्या डिपेंड करता था? शेल नंबर, शेल और ऑर्बिट नंबर। तो ये सिंपल सी बात बताओ, अगर n की वैल्यू बढ़ेगी तो ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा, और ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो सिंपल से ये बात बताओ कि अगर मान लो एक सेकंड ऑर्बिट है और एक थर्ड ऑर्बिट है, ये मान लो न्यूक्लियस, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये n इज इक्वल्स टू 1, ये n इज इक्वल्स टू 2, ये n इज इक्वल्स टू 3। तो जितना ऑर्बिट नंबर बढ़ रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस उतना ही बढ़ता जा रहा है, और डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ रहा है तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक साइज विल। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो तुम्हारे क्या फैक्टर थे? सबसे पहला Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। जितना तुम्हारा Z इफेक्टिव बढ़ेगा उतना साइज क्या होगा? कम हो जाएगा। सेकंड, सिग्मा, तुम्हारा शील्डिंग कांस्टेंट बढ़ने से Z इफेक्टिव क्या होगा? कम हो जाएगा, और Z इफेक्टिव कम होगा तो एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, और नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का बढ़ना मतलब ऑर्बिट नंबर बढ़ना, ऑर्बिट नंबर बढ़ेगा तो साइज क्या हो जाएगा? इसके अलावा भी दो तीन फैक्टर्स होते हैं, जैसे परसेंटेज कैरेक्टर होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है, लेकिन वो अभी हम नहीं करा रहे क्योंकि वो चीजें अभी तुम्हें पढ़ाई नहीं की। ठीक है, तो जैसे जैसे वो चीजें होती जाएंगी वहां हम लोग आगे वही चीज इसमें ऐड कराते जाएंगे। क्लियर है? तो अभी सिर्फ तो हमें तीन फैक्टर्स से ही चीजें निकालनी है, आगे जैसे जैसे तुम्हारे बॉन्डिंग वॉन्डिंग में फैक्टर्स आते रहेंगे मैं वहां चीजें इंक्लूड कराता रहूँ। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, तो नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। तो देखो, वेरिएशन ऑफ एटॉम, कोई भी किसी भी प्रॉपर्टी का जो हम लोग वेरिएशन है वो हम लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स का, S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग पढ़ा जाएगा, और D ब्लॉक एलिमेंट्स का अलग पढ़ा जाएगा। क्लियर है?
एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का मतलब कौन सा है? एस ब्लॉक कौन से? ग्रुप 1 2, और पी ब्लॉक कौन सा? 13 14 15 16 17 18। इनका अलग से पढ़ेंगे और डी ब्लॉक का अलग से पढ़ेंगे। क्लियर है? आया समझ में? तो वेरिएशन में भी हम लोग दो तरह से पढ़ते थे, एक अक्रॉस अ पीरियड, दूसरा डाउन अ ग्रुप। तो सबसे पहले अक्रॉस अ पीरियड। अक्रॉस अ पीरियड तुम्हें बताया था, अक्रॉस अ पीरियड का मतलब है ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। क्लियर है? समझ में आया? तो देखो ध्यान, लिथियम, ये सेकंड पीरियड है, सेकंड पीरियड, ठीक है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है? ग्रुप में ऊपर लिखता जा रहा हूं, ये ग्रुप 1 है, ये 2 है, ये 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है। ये दोनों एस ब्लॉक के, सारे पी ब्लॉक के। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, पहली बार लिख रहा हूं कि पहली बार देखो, एस एंड पी ब्लॉक, ये दोनों एस, ये पी। एस में 1 and 2 ग्रुप, पी में 13 से लेके 18 तक। क्लियर है? आया समझ में? ठीक है? तो अब नेक्स्ट ध्यान दो, अगर तुमसे बोला जाए जेड इफेक्टिव बताओ, तो जेड इफेक्टिव एक बार लिथियम का पेरीफेरी पे कैलकुलेट करने की कोशिश करो। लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s1। इसकी पेरीफेरी पे कैलकुलेट करना है, तो देखो सबसे पहले सिग्मा कैलकुलेट किया। सिग्मा कैलकुलेट करोगे, बार बार नहीं कैलकुलेट, पहली बार कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दिया तो +1 2s2 हो जाएगा। तो अब देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 into 0.35 प्लस 2 into 0.85, ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? 1 into 0.35 प्लस 2 into 0.85, ये तुम्हारा nth ग्रुप है, ये n-1 ग्रुप है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ में आया? तो ये कितना आया देखो, मैं लिख रहा हूं 0.85 into 2 कितना आया? 1.7, और प्लस 0.35 कितना आया भाई? 2.05। 1.7 प्लस 0.35 कितना है? 2.05। जेड इफेक्टिव बताओ, जेड इफेक्टिव कितना आएगा? 3 माइनस जेड माइनस 2.05, तो ये आएगा 0.95। सही है? ये कितना आएगा? 0.95। क्लियर है? बेरिलियम का कैलकुलेट करो, बेरिलियम का क्या आएगा? 1s2 2s2। पेरीफेरी पे कैलकुलेट करना है, तो पेरीफेरी पे कैलकुलेट करोगे तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया 2p1, फिर ग्रुप बनाया, ये n, ये n-1, सिग्मा कैलकुलेट किया तो कितना आएगा? 2 into 0.35 प्लस 2 into 0.85। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? तो ये क्या आएगा? 1.7 प्लस 0.7 2.4। क्लियर है? Z इफेक्टिव क्या आएगा? Z इफेक्टिव तुम्हारा आ जाएगा 4 माइनस Z कितना है? 2.4। ये कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? कार्बन पे एक बार कैलकुलेट कर लो, एक और 1s2 2s2 2p2 आएगा। सॉरी, बेरिलियम पे कैलकुलेट कर लो, जो बेरिलियम नेक्स्ट आता है, बेरिलियम, बोरॉन, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, एक एक्स्ट्रा दिया तो 2p2 आया, ये एक एक्स्ट्रा देके 2p1 में +1 ऐसे लिख दो, नहीं फिर बाद में कंफ्यूज हो। सिग्मा कितना आएगा भाई? ये खुद से करो, ठीक है? कितना आएगा? ये n ग्रुप, ये n-1 ग्रुप, कितना आएगा भाई? 3 into 0.35 प्लस 2 into 0.85, ये कितना आएगा? 2.75। देखो 2.75 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 माइनस 2.75, ये आ रहा है तुम्हारा 5 माइनस 2.75, 5 2 और 5 4 में 2 गए 2, 2.25 आ रहा है। ठीक है? मैं बाकियों को कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, ठीक है? तुम कर सकते हो खुद से, मैं एक ऑर्डर, बस तुम्हें एक रिलेशन दिखाना चाह रहा था कि तुम ये चीज ध्यान रखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, अगर मैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूं, तो ये चीज ध्यान दो, जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? देखो लिथियम का 0.95, इसका 1.6, इसका 2.25,
तो लेफ्ट टू राइट मूव जब किया जा रहा है तो मैं बोल सकता हूं z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है, और z इफेक्टिव अगर इंक्रीज कर रहा है तो ये मैं बोला जा सकता है कि नहीं, एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज। अगर मैं बोल रहा हूं ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट z इफेक्टिव इज इंक्रीजिंग, तो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान दो, मैं एक साथ लिखाऊंगा अभी, तुम ठीक है, चलो ये कॉपी कर लो, पहले पॉइंट लिख लो ऑन, ये इतना कॉपी करो फिर इसके बाद पॉइंट लिखो। अभी फाइनल ऑर्डर नहीं लिखना, अभी मैं सिर्फ तुम्हें एक चीज दिखा रहा हूं। फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड z effective increases, on moving left to right in a period z effective increases, hence atomic radius decreases, hence atomic radius decreases। चाहे तो ये दो तीन एग्जांपल्स नोट कर लो, ठीक है, आया समझ में? ठीक है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो ध्यान दो, मैं फिर से लिख रहा हूं एक बार, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, लेफ्ट टू राइट जाने पे तुमसे क्या बोला, z इफेक्टिव क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा था, तो मैं बोल सकता हूं एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और डिक्रीज करेगा तो ऑर्डर क्या आना चाहिए था, सबसे ज्यादा लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर नियॉन, ये आना चाहिए था। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ये चीज आई। लेकिन ध्यान दो, इसमें यहां हल्का सा एक्सेप्शन आता है, ये नियॉन का रेडियस एक्सेप्शनली सबसे ज्यादा आता है, एक्सेप्शनली सबसे, ठीक है। अब इसका रीजन सुनो, क्या बोला जाता है कि नियॉन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स नहीं, देखो इनमें या तो कोवेलेंट लगेंगे या मेटेलिक लगेंगे, इसमें जनरली कोवेलेंट मानते हैं, कोवेलेंट और मेटेलिक के बीच में डिफरेंस कम होता है, तो जनरली कोवेलेंट लगेंगे या मेटेलिक लगेंगे। लेकिन नियॉन में अभी तुम्हें बताया जो नोबल गैसेस हैं उनमें तुम्हारे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं दे आर वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, और इससे जस्ट पहले लिखवाया था कि वॉन डेर वाल फोर्सेस, तुम्हारे जो वॉन डेर वाल रेडियस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वॉन डेर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द वीकेस्ट। हेंस क्या बोला जाता है, जो ग्रुप 18 के मेंबर्स, ग्रुप 18 कौन से, नोबल गैसेस, ग्रुप 18 के मेंबर्स हैं, उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा आता है। क्यों आता है, बिकॉज उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं वो कौन से होते हैं, वॉन डेर वाल फोर्सेस। हेंस उनका जो रेडियस कैलकुलेट होता है वो कोवेलेंट और मेटेलिक नहीं, कौन सा रेडियस कैलकुलेट होता है, वॉन डेर वाल रेडियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? ठीक है, तो सेकंड पॉइंट लिखो पहले, atomic radius of group 18 elements, atomic radius of group 18 elements ब्रैकेट में inert gases, ब्रैकेट में inert gases is highest in their respective period, is highest in their respective period because van der Waal forces of attraction, van der Waal forces of attraction are present in, because van der Waal forces of attraction are present in, van der Waal forces of attraction are present in inert gases, hence van der Waal radius is considered for them, hence van der Waal radius is considered for, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में? दो पॉइंट्स मैंने बताया अक्रॉस अ पीरियड, पहला तो z इफेक्टिव वाला, फर्स्ट पॉइंट क्या था कि ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड z इफेक्टिव बढ़ेगा, और z इफेक्टिव बढ़ेगा तो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट बताया ग्रुप 18 का जो एटॉमिक रेडियस होता है वो अपने पीरियड में सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है, बिकॉज
उनमें कौन सा रेडियस कंसिडर करते हैं, वॉन डेर वाल रेडियस। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे अगर तुमसे बोला जाए ये तो तुम्हारे पीरियड 2 था, सिमिलरली अगर पीरियड 3 के बारे में बोला जाए तो पीरियड 3 में कौन कौन से आते हैं, देखो पीरियड 3 में तुम्हारा कौन सा आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और नियॉन के नीचे कौन आ जाएगा, आर्गन आ जाएगा। तो फिर से वही बात, सबसे ज्यादा किसका आएगा, आर्गन का, और फिर ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर ये क्या करेगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है, आया समझ में। अब एक इसमें ट्रिक क्वेश्चन कभी कभी खेल देता है, मैं तुमसे 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम इसका आंसर बताना, ठीक है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ट्रिक का मतलब है जरा सा तुम्हें उलझा देगा। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 2 क्वेश्चन बोल रहा हूं। कंपेयर द एटॉमिक रेडियस फॉर द फॉलोइंग, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है कंपेयर द एटॉमिक रेडियस फॉर द फॉलोइंग, और सेकंड क्वेश्चन है कंपेयर द वॉन डेर वाल रेडियस फॉर द फॉलोइंग। फिर से तुम्हारे ऑप्शन है ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो देखो पहला पार्ट समझो, पहला पार्ट में तुम्हें क्या बोला गया है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन में क्या कंपेयर करना है, एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस कंपेयर करना है, तो देखो अभी हमने एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन पढ़ा, क्या बोलेंगे कि नियॉन का सबसे ज्यादा आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। क्यों, क्योंकि इसमें वॉन डेर वाल रेडियस कंपेयर होता है, तो इन दोनों में कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा, इन दोनों में कौन सा होगा, कोवेलेंट रेडियस होगा, ये अभी नहीं पढ़ा। और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, तो तुम्हारा ऑक्सीजन का फ्लोरीन से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान दो, ये ट्रिक क्वेश्चन है सेकंड वाला, इसमें तुमसे क्या है, एटॉमिक रेडियस कैलकुलेट करने को नहीं बोला है, कंपेयर करने को नहीं बोला, तुमसे क्या बोला है, वॉन डेर वाल रेडियस कंपेयर करो। मतलब कि अब मुझे तीनों में क्या मानना है कि तीनों का जो रेडियस है वो कौन सा है, वॉन डेर वाल। मतलब सेकंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन देखना ही नहीं है कि कौन सा टाइप ऑफ बॉन्ड है, ये देखना ही नहीं है, मुझे पहले ही से गिवन है कि मुझे कौन सा मानना है, वॉन डेर वाल रेडियस। तो सेकंड टाइप कौन सा, कि वॉन डेर वाल और कोवेलेंट। हम लोग नियॉन का क्यों बोलते थे ज्यादा, क्योंकि उसमें मानते हैं वॉन डेर वाल, बाकियों में मानते हैं कोवेलेंट। लेकिन जब पहले ही से गिवन है कि सब में वॉन डेर वाल कंसीडर करना है, तो सेकंड पॉइंट हमें नहीं देखना, हमें सिर्फ कौन सा पॉइंट देखना है, फर्स्ट वाला, जेड इफेक्टिव। हमें सिर्फ कौन सा पॉइंट देखना है, फर्स्ट वाला, जेड इफेक्टिव। और क्या बोला था, लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जेड इफेक्टिव अगर इंक्रीज होगा तो तुम्हारा रेडियस क्या होगा, तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, फिर। क्वेश्चन समझ में आया। पहले वाले में एटॉमिक रेडियस कैन बी कोवेलेंट वॉन डेर वाल, वो हमें देखना है कि ऑक्सीजन में कोवेलेंट होता है, ऑक्सीजन फ्लोरीन में, नियॉन में वॉन डेर वाल होता है। लेकिन जब पहले ही से मेंशन है कि सब में हमें वॉन डेर वाल मानना है, तो सेकंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं देखना, सिर्फ हमें कौन सा देखना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। और जेड इफेक्टिव देखोगे तो तुम क्या बोल सकते हो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, लिख लो।